अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। आज है जी मंडे और अगले हफ्ते फिर आएगा मंडे। सिलेबस पढ़ना, उसको कवर करना जरूरी होता है पेपर पास करने के लिए। सब लोग कोशिश करते हैं। अगर सिलेबस के अंदर एक ऑप्शनल टॉपिक हो, ऑप्शनल और छोटा सा टॉपिक हो लेकिन वो ऑप्शनल, और उसके बारे में एग्जामिनर ने यानी आईकैप ने ये कहा हो कि जो इस सवाल में पास हो जाएगा उसको मैं पूरा पेपर पास कर दूंगा, है ऑप्शनल, तो उस टॉपिक पे लोग टाइम लगाएंगे नहीं लगाएंगे? लगाएंगे ना। लेकिन चूंकि ऑप्शनल है तो हो सकता है पढ़ते पढ़ते ध्यान भी ना रहे। लेकिन अगर ये पता चल गया कि इस टॉपिक के छोटा सा सवाल होगा, बेशक ये सवाल जिसने पास कर लिया उसको पेपर पास है, तो अकलमंदी ये है कि उस पर टाइम लगाएं। अभी आप हैं छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, बड़े होंगे तो आपको शायद खुद मौका मिल जाए, और अगर अभी आप किसी तरह से अपने अम्मा अब्बा का ध्यान दिला सकते हैं तो अच्छी बात है। बुखारी 6005 सैयदना साहल बिन साद रज़ियल्लाहु तआला से रवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे। और आप सबने शहादत और दरमियानी उंगलियों को इशारा देकर बताया था कि मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे। अब ये जन्नत में इस तरह होंगे, इससे जन्नत के लेवल का भी पता चलता है। और अंबिया की जन्नत जो है वो टॉप की है, तो वो टॉप क्लास जन्नत है। चलो इतना ही काफी है कि जन्नत में होंगे। तो आप खुद कभी मौका मिले तो जिंदगी में ना टारगेट जरूर रखिएगा, इसके लिए मोहतात रहिएगा कि कहीं ना कहीं किसी तरह से ऐसी अपॉर्चुनिटी हो कि आप किसी यतीम की कफालत का जरिया बन सकें, तो जरूर बनिएगा। और अगर अभी आपके माँ बाप के पास कोई अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि फैमिलीज में ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जानने वालों में, फैमिलीज में, कि इधर एक बंदा मरता है और अगर पैसे वाला था तो उसके पैसे माल दौलत के ऊपर फौरन कब्जा हो जाता है और बेवा और जो बच्चे हैं उनको निकाल देते हैं। बहुत कॉमन है ये बातें, बहुत कॉमन है। तो अगर आपकी फैमिली में कैसे अपॉर्चुनिटीज हैं, माँ बाप का ध्यान दिला सकते हैं तो माँ बाप का ध्यान दिला दें, उनको हदीस बता दें, और खुद अपने लिए जरूर इसका टारगेट रखिएगा जिंदगी में। एक सवाल मैंने कहा था, वैसे तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कर दिया मैंने, लेकिन फिर भी शायद किसी ने किया वो सवाल। ऑटम 23 लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग, अगर किया है तो इसमें एक ही पॉइंट पूछने वाला है, बाकी आसान है बिल्कुल। मटेरियल का पॉइंट पूछने वाला है। किसी ने किया है सवाल? किसने किया है? बस चले ठीक है, शाबाश है जी। कल कैसे कर लेंगे? अगर अभी नहीं किया तो कल कैसे हो जाएगा? ठीक है भाई, कल कर लें। लेकिन अगर वाकई ही करना है तो इसके साथ ना एक ऑटम 21 वाला, जिसमें एक स्टॉक पड़ा हुआ हमने बेचना था, वो एक सवाल था। अपनी स्प्रिंग 24 था, ऑटम 21 था, जिसमें पड़ा हुआ स्टॉक हमने बेचना था। स्प्रिंग 24 में भी था शायद, और ऑटम 21 में भी था ये पॉइंट। हाँ बिल्कुल, स्प्रिंग 24 में भी पॉइंट था, उसमें मैंने बेच दिया था फौरन, और ऑटम 21 में नहीं बेचा था, उसको ईयर 1 में यूज किया था। तो अगर आप वाकई ऑटम 23 करना, किसने करना है, कोई जबरदस्ती नहीं है, आपके इस वक्त दिन गिने जा रहे हैं, आप पहले बड़ा हौसला है, आप इन 6 दिनों में कॉलेज आ रहे हो। फिर से बताएं कौन कौन कर रहा होगा ये सवाल? चलो ठीक है जी। अच्छा, जिन्होंने वाकई करना है ऑटम 23, कल कर लेता हूं डिस्कस। तो वो ना ऑटम 21 और स्प्रिंग 24 में जो एग्जिस्टिंग स्टॉक के साथ सलूक किया था वो भी जरूर देख के आना। और हाँ, एक एडजस्टमेंट और, मैंने वॉरी के नाम से एक बीएफडी का सवाल बोर्ड पे किया था, उसमें कुछ मटेरियल था जो स्टॉक में पड़ा हुआ था। अगर वो भी पॉइंट देख सकें तो साथ वो भी डिस्कस हो जाए। मैं असल में बताना ये चाह रहा हूं कि एग्जिस्टिंग पड़े हुए मटेरियल का क्या करना है, तो वही था इस सवाल में पॉइंट। तो अगर आप ये 3-4 पॉइंट भी देखाएंगे तो साथ उनकी भी डिस्कशन हो जाएगी। चले ठीक है, सवाल लिखें। 6% वैल्यूज बना लूं, पहले बताता हूं।
एक मैं वैल्यूज लिख लूं फिर बताता हूं। ठीक है, 6% कन्वर्टेबल डिवेंचर, 6% कन्वर्टेबल डिवेंचर is currently traded at 114 रुपए, 114। टैक्स रेट 25% है, 25%। each debenture is redeemable, each debenture is redeemable at a premium of 10%, or convertible into 3 ordinary shares, 3 ordinary shares after 5 years, यानी एक डिवेंचर 5 साल के बाद या तो कैश दे जाएगा 10% प्रीमियम पे, या फिर 3 ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। करंट शेयर प्राइस 30 रुपए है, 30। It is expected to grow by 6% per annum, 6% per annum। फेस वैल्यू डिवेंचर की 100 रुपए है, डिवेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपए है। आपसे रिक्वायर्ड है इसका केडी, कॉस्ट ऑफ डेट। अच्छा, उससे पहले एक बात सुन ले, अगर ये डिवेंचर रिडीम हुआ तो कितना कैश दे जाएगा? 110। और अगर ये कन्वर्ट हो गया तो कितनी वर्थ के शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा? कैसे कैलकुलेट करें? एक डिवेंचर 3 शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो कितनी वर्थ के वो शेयर्स होंगे? किससे मल्टीप्लाई करूं? तब की शेयर प्राइस की, अब की, तब की। 5 साल बाद मैंने आपको इसके फार्मूले में लिख के दिया था हायर ऑफ। तो 5 साल के बाद या तो इस डिवेंचर से इतना कैश मिलेगा या फिर इतनी वर्थ के शेयर्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन्वेस्टर अकलमंद हुआ तो, आम सा भी अकलमंद हुआ तो क्या करेगा? जिसमें ज्यादा फायदा है वो करेगा। इसलिए इसमें हायर रखना है, लेकिन ये आज की शेयर प्राइस नहीं, तब की। चले निकालें केडी।
जी नहीं नहीं क्या क्या रेट्स यूज किए हैं? 8 और 12, 6 और 10। जीरो पे मार्केट वैल्यू 114, फिर उसके बाद कूपन 4 पॉइंट, और एंड के ऊपर जब रिडेम्पशन आएगी तो हायर ऑफ कैश कितनी 110, और कन्वर्जन वैल्यू कितनी, एक शेयर अभी कितने का है 30 का, 5 साल बाद वो इतने का हो गया होगा, और एक डिवेंचर के बदले 3 शेयर हो जाएंगे 1 पॉइंट, ये हायर, ये कैश फ्लो है। तो इनका कितना याद आया? हाँ तकरीबन, असल में 5 के करीब आता है, तो 2 पॉइंट पता नहीं कैसे आ गया। असल एक्सेल पे जो है 4.97 बनता है, लेकिन आपने जिस तरह किया होगा कोई से 2 रेट लेके, तो 4 के आसपास ठीक है, 4 4.5, लेकिन 2 तो बहुत कम है। फोर पॉइंट इतना ही बनना चाहिए। 9.29 नहीं भाई, क्या हो गया भाई, क्या रेट यूज किया है? चले क्या क्या 4.8 क्या है? 6 और 10, 6 पे कितनी आ रही है? 70 एनपीवी 5.75 कैसे? चलो सब करके दिखाता हूँ। दूसरा क्या किया भाई? 10 पे क्या आ रहा है? 20.1 माइनस, तो IRR बन जाएगा 6% माइनस 5.08, और चूंकि ये माइनस है तो आप बेशक इधर माइनस लें, और अगर ना भी लाना तो उसको ब्रैकेट के अंदर ही रहने दें। माइनस 5.08 माइनस माइनस 22 मतलब प्लस 4%, 4 पॉइंट, एनपीवी निकाल देता हूँ भाई, आंसर ठीक है। और कोई रेट से करवाना है बताएं, मैं कर देता हूँ, बताएं। 6% एनपीवी ये नहीं आ रही? नहीं आ रही, हाय हाय। हाँ जी 4 पॉइंट समथिंग ठीक है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में मेन फर्क क्या बन रहा है? टैक्स का। जब कॉस्ट ऑफ डेट निकाल रहे हैं तो जो कूपन है उसको नेट ऑफ टैक्स करना है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ डेट, ये पढ़ लिए सारे।
और फिर बताता हूं कि हम लोग ये क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। हम असल में अभी के हालात में अपनी औकात के हिसाब से ये जानना चाह रहे हैं कि इन हालात में और हमारी औकात को देखते हुए इन्वेस्टर अगर हमें पैसे दें तो वो अभी कितना रिटर्न हमसे रिक्वायर करेंगे, ये जानना चाह रहे हैं हम। और ये कैलकुलेट करने के लिए बुजुर्गों के जो फार्मूले हैं वो किस अजम्पशन पे हैं कि जो अभी मार्केट वैल्यूज निकली हुई हैं वो कुछ पढ़े लिखे इन्वेस्टर्स ने निकाल के आवाम को बताई हैं, और उन्होंने वो कैसे निकाली है, फ्यूचर कैश फ्लोस को अपने रिक्वायर्ड रिटर्न पे डिस्काउंट करके निकाली है। स्टूडेंट लेवल पे केई केपी केडी कैलकुलेट करना आना चाहिए आपको, कर लिया। बिजनेस ये क्यों कैलकुलेट कर रहा है, ये मैंने चैप्टर के पहले लेक्चर में बताया था, दोबारा बताता हूं। बिजनेस के पास जो पैसे हैं उसने ये पैसे इन्वेस्ट करने हैं प्रोजेक्ट्स में। तो अगर वो प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना चाहता है तो फिर कमाएगा ना। क्यों कमाएगा, एक तो उसने खुद अपने खर्चे पूरे करने हैं, वो तो कर ही देगा, ग्रो करना है, और जिन्होंने पैसा बिजनेस को दिया है उनको भी वापस करना है। तो इसको कम से कम कितना कमाना चाहिए कि जिनसे पैसे लाए हैं उनको तो दे देना वापस। तो इन प्रोजेक्ट से रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना होना चाहिए, तो बिजनेस कम से कम कितना कमाए जो बिजनेस की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। इसलिए बिजनेस ये कैलकुलेट करना चाह रहा है। जो बिजनेस को पैसे देने वाले लोग हैं, जो बिजनेस को ये पैसे कॉस्ट कर रहे हैं, कम से कम वो इतना प्रोजेक्ट से कमाना चाहेगा। तो इसलिए बिजनेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करता है कि जो वो पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो वो ये जानना चाहता है कि कम से कम मुझे कितना कमाना चाहिए, तो कम से कम उतना कमाना चाहिए जो इन पैसों की कॉस्ट है। तो इसलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाली जाती है, निकाल ली। अब इससे अगला काम ये आएगा कि बिजनेस को पैसा देने वाले हैं 3 लोग, वैसे तो 2 हैं लेकिन टैक्स के फर्क की वजह से इसको अलग रखा हुआ। ये जितना रिटर्न रिक्वायर करते हैं, यानी बिजनेस को जो इनकी कॉस्ट पड़ती है वो केई है, वो है लेट्स से 18%। जो प्रेफरेंस शेयर्स कॉस्ट करते हैं, जो बिजनेस को कॉस्ट करती है, वो है लेट्स से 11%, और केडी है 7%। ऐसे ही नॉलेज के लिए पूछ रहा हूं, ये कम क्यों है, वो ज्यादा क्यों है? एक तो टैक्स की बचत मिल रही है इसमें, और चले इन्वेस्टर बन के पूछता हूं, ये ज्यादा रिटर्न क्यों चाहेंगे, ये कम में भी क्यों खुश हो जाएंगे? उनका रिस्क बहुत ज्यादा है। जब कल को पैसे वापस होने लगेंगे, ये सबसे लाइन में आखिर में खड़े होंगे, सबसे पहले इनको पैसे वापस होने, तो इनका रिस्क कम होता है, इसलिए ये कम रिटर्न में भी खुश हो जाते हैं। सबसे ज्यादा टेंशन होती है इक्विटी वालों को, इसलिए सबसे ज्यादा इनकी कॉस्ट होती है। तो प्रोजेक्ट से कितना रिटर्न रिक्वायर करना चाहिए, 18, 11 या 7? बेस्ट है कि इनका एवरेज निकाल लें। उस एवरेज को कहते हैं एवरेज कहते हैं, लेकिन एक एवरेज का तरीका हो सकता है 18 + 11 + 17 / 3। ये है बकवास एवरेज। तो एवरेज में वेटेज भी होनी चाहिए कि किसका कितना पैसा लगा हुआ है। जिसका जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्टेड है उसको ज्यादा वेटेज मिलनी चाहिए। तो कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूं, बिल्कुल ये कैपिटलाइजेशन रेट जैसी चीज है। कैपिटलाइजेशन रेट IAS 23 ये कैलकुलेशन के एतबार से उस जैसा है कि जितने भी लोन्स थे उन सबके रेट्स का वेटेड एवरेज करते थे। तो कैलकुलेशन वैसी ही है इसकी। तो इनके एवरेज को कहते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और इसको प्यार से वैक भी कहते हैं। और इनमें ये आफ्टर टैक्स होता है, तो इसलिए कहीं आपको लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के सवालों में हो सकता है लिखा मिल जाए आफ्टर टैक्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वो आफ्टर टैक्स का लेवल इसकी वजह से लगता है। तो अब हम सीखने लगे हैं कि इसको एवरेज कैसे करना है। सीखना क्या आपको आता ही है, लेकिन चलो फिर भी इखलाकन फार्मूला दोबारा बता देता हूं। तो इस सारी डिस्कशन का कंक्लूजन ये हुआ कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिजनेस इसलिए कैलकुलेट करता है कि उसने आगे इन्वेस्ट करना है, तो कम से कम वो उतना कमाना चाहेगा जो उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल पड़ता है, यानी जो उसको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पड़ता है। इसलिए हम लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के सवालों में एनपीवी वैक पे कैलकुलेट करते थे। तो फार्मूला खैर का क्या है, वो तो वही है IAS 23 वाला, बस सवाल से इसकी कैलकुलेशन दिखा देता हूं। इनकी टोटल मार्केट वैल्यू
टोटल मार्केट वैल्यू से मुराद यह है कि एक शेयर की प्राइस को नहीं वेट लेना, पूरी इक्विटी यानी नंबर ऑफ शेयर्स, सारे नंबर ऑफ शेयर्स की टोटल वैल्यू लेनी। और अगर बिजनेस के पास बैंक लोन है तो उसकी मार्केट वैल्यू वहां से निकालें, जो उसकी लोन अमाउंट है वही वेट है। उसकी तो मार्केट वैल्यू है ही नहीं। ये लिखा, चलें सवाल लिखें। ये सवाल है, नहीं नहीं ऐसी बस लाइन को नहीं छोड़ी, बस ये लाइनें लिखी है मैंने। वो इक्विटी और ये अलग अलग लिखा था, बस ना छोड़े लाइन कोई।
कैपिटलाइजेशन रेट निकालना आता है सबको, जिसमें टोटल अमाउंट और रेट और है ना, तो बस वैसी लोन अमाउंट की जगह इनकी टोटल वैल्यूज आ जाएंगी। वैक रिक्वायर्ड है आपसे मुझसे, चलें ठीक है आपसे, हाँ हाँ आपसे करें। पता नहीं, देखता हूँ। अच्छा, आपने अगर इसको टेबल बना के किया हुआ है तो वो भी बता देता हूं, और एक बड़े से फार्मूले में किया हुआ है वो भी बता दूंगा, जैसे आपने किया हुआ है। इक्विटी, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं हमारे? 40 मिलियन, और एक की मार्केट वैल्यू 90 है, तो 40 मिलियन इंटू 90। इसमें एतराज? अच्छा, रिटेन अर्निंग का क्यों कुछ नहीं किया?
भाई वो तो बैलेंस शीट में आ रही है, मार्केट वैल्यू लेनी है हमने। प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं? 2 मिलियन। एक कितने का है? 115 का। तो 2 मिलियन इंटू 115, 230। डिवेंचर्स कितने हैं? 0.3 मिलियन, यानी 3 लाख डिवेंचर्स हैं। एक मार्केट में इतने का है जी, 306। और बैंक लोन 50, के 16%, 11%, 8.4%, 7%। ये लिफ्ट ही नहीं कराई इसको। क्या हो गया? बैंक लोन की मार्केट, हाँ मैंने तो बैंक लोन की मार्केट प्राइस ही रखी थी। बैंक लोन के ये अमाउंट ही ले लिया ना, और 10% बैंक लोन मतलब इंटरेस्ट रेट 10% है, तो उसका केडी क्या बना? 7%। बैंक लोन का भी केडी बताया, बैंक लोन भी डेट ही होता है, बैंक ने गिफ्ट कर दिया होता है, वो भी लोन है, डेट है। तो मैंने बैंक लोन का भी केडी बताया था आपको पिछली क्लास में। जो बैंक का इंटरेस्ट रेट है बस उसको आफ्टर टैक्स कर लें, तो 10% का 70% ले लिया, 7%। ये बैंक लोन का केडी आ गया। आपकी शक्लों से लग रहा है कि ज्यादा लोगों ने लिफ्ट नहीं कराई इसको। अब इनका वेटेड एवरेज निकालने के लिए अगर किसी ने पहले कैपिटलाइजेशन रेट इस तरह फार्मूले से पढ़ा है वो भी सही है, यानी 3600 इंटू 16% प्लस 230 इंटू 11% प्लस 306 इंटू 8.4% प्लस 50 इंटू 7% डिवाइडेड बाय 3600 प्लस 230 प्लस 306 प्लस 50, 15.06%। और अगर आप इसको ऐसे करते आए हैं कि दिस इंटू दिस 576, 25.3, और इनके टोटल को इसके टोटल से डिवाइड, तो वैक हो जाएगा 630.54186। ये होता है जी वैक। अब इसमें बताएं आपको कौन सी फिगर पे एतराज है जी? लोन क्यों लिखा या 7% कैसे आया? लोन क्यों लिखा? लोन डेट है या नहीं? तो जब हम सारे फाइनेंसेस लिख रहे हैं तो लोन को भी लिखेंगे। लोन की मार्केट वैल्यू है? बैंक लोन की थोड़ी मार्केट वैल्यू होगी, तो जो उसकी लोन अमाउंट है बस वो लिखेंगे। हमने वेटेड एवरेज में इनकी एवरेज करनी है, लेकिन जिसका जितना ज्यादा पैसा लगा हुआ है उसको वेटेज भी ज्यादा देनी है, तो इसलिए हमने अमाउंट्स को वेट लेना है। तो बैंक लोन की मार्केट वैल्यू तो नहीं है, लेकिन उसकी लोन अमाउंट तो है, ये वो अमाउंट आएगी, और ये इसका केडी है। और बैंक लोन का केडी पिछली क्लास में सिखाया था कि जो बैंक का इंटरेस्ट रेट है उसको नेट ऑफ टैक्स कर ले, तो ये बैंक लोन का केडी आ गया। एक सवाल लिखे, छोटा सा सवाल है, नहीं लिखना, चले लिखें। के 15% है, के 15% है, और केडी 10% है। डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो 40-60 है। ये क्या चीज होती है? डेट इक्विटी रेशियो। डेट और इक्विटी आपस में 40-60 है, यानी 40% टोटल में से डेट है और 60% टोटल में से इक्विटी है। निकालें वैक, वैक निकालें। अब आप इस 40-60 को वेटेज के तौर पे यूज करेंगे। इक्विटी का वजन 100 में से 60 है, डेट का वजन 100 में से 40 है। जी, के ही है 15% और इक्विटी का इतना वजन है, प्लस केडी है 10% और डेट का इतना वजन है।
यानी आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए अमाउंट्स भी दी हो सकती है या निकालनी पड़ सकती है यूज करने, और आपको इस तरह से ना गियरिंग रेशियो भी दी हो सकती है। तो ये जो गियरिंग रेशियो है ये इक्विटी और डेट का वजन ही है, वेट ही है उनका, तो फिर इस तरह से भी हो जाएगा। चलिए कल और प्रैक्टिस, बल्कि कल मैं आपको वैल्यूएशन भी सिखाता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज।